वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं। अब इनसे बात करते हैं निवेश के अलग अलग पहलुओं पर भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी हम देंगे। मेरे साथ गौतम कालिया, एसवीपी म्यूरा एसेट, शेर खान और साथ ही अभिजीत चौकसी, फाउंडर Stockify.in जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और गौतम, मेरे ख्याल से बात हम जो ब्रेक पर गए उससे पहले कर रहे थे वो है स्मॉल कैप में निवेश को लेकर। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में लगभग 70% के आसपास के करीब का रिटर्न हमने आता हुआ देखा है। पिछले 1 साल में 24-25% के आसपास इस पूरे इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। अच्छा, निवेशकों के म्यूचुअल फंड के जरिए जो पोर्टफोलियो हैं उसमें भी बम्पर मुनाफा हमने लगभग 3 साल में अगर देखें तो ओवरऑल करीब करीब आता हुआ अच्छा देखा है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ से स्मॉल कैप का रनअप कैसा है। हमारे साथ हरीश बयानी कोटक एम से जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, तकनीकी दिक्कत थी, तो अब चाहते हैं कि अब इस जागरूकता की गाड़ी को आप आगे लेकर जाएं जो कि स्मॉल कैप से जुड़ी हुई है, उसमें निवेश से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा अगर हम कैटेगरी वाइज में समझना चाहूँ तो आपके मुताबिक वैल्यूएशंस को लेकर कितने कंसर्न्स हैं, जिस तरह से अब हम इंतज़ार कर रहे हैं तीसरी तिमाही के नतीजों का भी गौतम, उसमें स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजों को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं, किन किन सेक्टर से हमें अच्छे अच्छे उम्मीदें करनी चाहिए नतीजों की और कहाँ कहाँ निराशा हाथ होगी, ज़रा ओवरऑल सेक्टर पर व्यू आप बताइएगा। जी। तो देखिए, तीन चार पहलू हैं ये सवाल के। एक तो स्मॉल कैप अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो एक साइक्लिकल तौर पे उनका आता है पैसा, उनका रिटर्न आता है। तो 2015-2016 में अगर आप पूछेंगे तो तब तक 3-4 साल में लोगों को रिटर्न नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद एक साथ 1-2 साल में रिटर्न आ गया स्मॉल कैप में, और फिर उसके बाद 1-2 साल चलने के बाद फिर से वो ठंडा पड़ के वापस चला। तो अभी आप पिछले 3 साल का अगर रिटर्न देख के निवेश करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर होगी लोगों को, क्योंकि 3 साल का जो रिटर्न था वो बहुत ही अच्छा था। तो और वैल्यूएशन भी थोड़े से ज्यादा है। एवरेज वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो उनके प्राइस टू अर्निंग बेसिस पे एवरेज वैल्यूएशन से आराम से अभी 10-20% ऊपर है स्मॉल कैप सेक्टर। तो ये एक दिक्कत तो आएगी, थोड़ी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अगर कम रख के थोड़ा लंबा अरसे के लिए करें तो स्मॉल कैप में लोग निवेश कर सकते हैं। ये हो गई बात हिस्ट्री को देख के। दूसरी बात ये होगी, अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो पोर्टफोलियो में ऐसा ना करें कि पूरा पैसा स्मॉल कैप में डालें पास परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि मैं देखता हूँ काफी लोग क्या करते हैं, सिर्फ टॉप 3 फंड्स पिछले साल या पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देख के पैसा सिलेक्ट करके पैसा डाल देते, तो ये गलती ना करें। अच्छे से पोर्टफोलियो बनाए, कोर पोर्टफोलियो बनाए जिसमें लार्ज कैप बायस है, फ्लेक्सी कैप फंड्स है, और फिर आप स्मॉल कैप एज अ एलोकेशन आप ऐड कर सकते हैं। तब स्मॉल कैप की जगह होती है पोर्टफोलियो में। फिर स्मॉल कैप के बारे में जो आप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 4-5 साल में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्मॉल कैप का, जो डेफिनेशन है स्मॉल कैप की, वो ही बदल गई। तो पहले जो स्मॉल कैप थी वो छोटी कंपनीज होती थी, अभी वो दुगनी तिगनी साइज की कंपनीज हो गई ऑन एवरेज। तो इसलिए स्मॉल कैप का जो हमारे दिमाग में डेफिनेशन था वो 4-5 साल पहले, वो अभी शायद माइक्रो कैप को लागू होगा। तो टॉप 750 से टॉप 250 कंपनी के बीच में जो स्मॉल कैप का जो रेंज है, उसमें अभी कंपनीज का साइज दुगना से तिगना हो गया पिछले 4-5 सालों में। तो अभी ये कंपनीज काफी बड़ी होगी और काफी कंपनीज हैं ये स्पेस में। तो अपॉर्चुनिटी अभी भी है रिटर्न बनाने की, तो फंड मैनेजर्स अभी भी देख रहे हैं, और वहां पे स्टॉक पिकिंग अभी भी पॉसिबल है, वहां पे भी रिटर्न बन सकता है। काफी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड, कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज इस स्पेस में है। तो अभी भी यहाँ पे ग्रोथ का चांस है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जैसे रियल एस्टेट का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है नहीं लार्ज कैप में। तो अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक या कोई सब सेक्टर में एक्सपोजर चाहिए तो आपको वो स्मॉल कैप में ही ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये सेक्टर आपका, ये सेक्शन आपके पोर्टफोलियो का एक इम्पॉर्टेंट भाग होना चाहिए, और मैं यही कहूंगा कि इसमें निवेश करें। बिल्कुल।
बिल्कुल, देखिए जब भी हम पोर्टफोलियो के लिहाज से बात करते हैं तो ऐसी कोई सी मार्केट कैप की कैटेगरी नहीं है जो आपको छोड़नी चाहिए या जो आप छोड़ सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है गौतम कि निवेश कैसे किया जाए? क्योंकि जिस तरह का रिटर्न्स हमने देखा है उससे न सिर्फ निवेशकों में दिलचस्पी बढ़ी है स्मॉल कैप या इवन माइक्रो कैप में निवेश करने की, बल्कि एएमसीज ने भी इस ट्रेंड को खूब भुनाया है। जिनके पास स्मॉल कैप के एक्टिव फंड नहीं थे उन्होंने एक्टिव फंड भी लॉन्च किए हैं, जिनके पास एक्टिव थे उन्होंने पैसिव भी लॉन्च कर लिया है, इंडेक्स बेस भी कर दिया है, ईटीएफ्स भी लॉन्च कर दिए हैं। तो मतलब निवेशकों को तो अब उन्होंने एक बुफे दे दिया है, स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करना है तो ये जी हमारे पास ये भी हाजिर है वो भी हाजिर है। तो अब एक निवेशक क्या करे? क्योंकि अब वो बात सही है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको रिटर्न कमाना है, महंगाई से ज़्यादा आपकी कमाई होनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप ऐसी कैटेगरी है जो आपको बढ़िया रिटर्न भी देती है, लार्ज कैप स्टेबिलिटी के लिए सही है, लेकिन कितनी मात्रा में वो करना चाहिए निवेश स्मॉल कैप में, किस अप्रोच के जरिए करना चाहिए गौतम? जी, तो एक अप्रोच जो नहीं करना चाहिए, मैं उससे शुरू करता हूँ, वो ये है कि काफ़ी निवेशक ये बोलते हैं कि मैं ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क का मतलब ये नहीं होता ज़्यादा रिटर्न, हमेशा। कभी-कभी ये भी होता है ज़्यादा रिस्क से फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो स्मॉल कैप में डालिए पैसा, मगर 20-30% पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से डालिए, और जो पुराने पिछले 3-5 साल का रिटर्न है, वो आप भूल जाइए। उसके हिसाब से आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत रखें। अभी ओवरऑल कंसेंसस ओपिनियन यही है कि नेक्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग्स का जो प्रीवियस क्वार्टर की अर्निंग्स का जो इन्फॉर्मेशन आएगा, उसमें थोड़ी-सी निराशा हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्टेड है, उससे मार्केट और करेक्ट हो सकती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। मैक्रो फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, ट्रम्प के आने से काफ़ी फ्लोज़ इमर्जिंग मार्केट से डेवलप्ड मार्केट्स में ड जा रहा है, तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जिससे थोड़ी वीकनेस रहेगी मार्केट में, और जब वीकनेस मार्केट में रहती है तो ज़्यादातर स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, मिड कैप्स में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आउटफ्लोज़ का। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये सही टाइम है पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। अगर आप सिप कर रहे हैं तो सिप का मूल्य बढ़ा दें, अगर आपके पास लमसम है तो एसटीपी के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बनाएँ, और ये अगले 3-6 महीने में अपना एलोकेशन यहाँ पे बिल्ड करें। चलिए, आगे चलकर भी हम इस कैटेगरी में और इसमें आपके लिए क्या सही निवेश की रणनीति हो सकती है, इस पर बारीकी से बात करेंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है अभिजीत को भी शो में शामिल करने का, और अभिजीत के लिए दर्शकों के सवाल भी यहाँ पर रेडी हैं जो हम एक एक करके अब शो में शामिल करेंगे। तो अभिजीत, अजय का सवाल मैं लेती हूँ और इनका सवाल आपके पास भी है। क्या अजय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? अजय, यस मैडम। नमस्कार अजय, हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? नमस्कार मैडम, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ मैम, घाटकोपर, बॉम्बे से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या घर जा रहे हो कि ऑफिस में हो? नहीं मैडम, मैं मेरे बच्ची को लेके स्कूल से घर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, घर जा रहे हैं तो आप हाँ। शायद ट्रैवल कर रहे हैं इसीलिए पीछे हॉर्न की आवाज़ आ रही है। कोई बात नहीं। हाँ मैडम। अजय, आपको जो है अपनी बेटी की और बेटी के भविष्य के लिए निवेश करना है, और आप ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए जो है आपको निवेश करने हैं 4 म्यूचुअल फंड में। 15 साल तक के लिए आप इसको निवेश करना चाहते हैं। 50,000 करके आप इसको डालेंगे। मुझे ये बताइए, इसके अलावा आपने कहीं पर कुछ निवेश नहीं किया है? आपके पास किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ पर आपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ पैसे डाल रखे हों, या कोई और म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो जिसकी जानकारी आपने हमें नहीं दी हो? नहीं मैडम, मेरे कोई नहीं है, एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हमने लिया हुआ है, और वेरी गुड। कोई ओके। इन्वेस्टमेंट नहीं है मैडम, क्योंकि आई मेट विद एन एक्सीडेंट, 7 ईयर्स तक आई ओहो। वाज ऑन द बेड। अभी थोड़ा थोड़ा ओहो मैडम हो। चलने होता है, तो इसके अच्छा लिए अच्छा अच्छा एक्चुअली आई वाज ए टीचर, बट खड़े होके भी अच्छा पढ़ाने अच्छा। नहीं होता है मैडम, इसलिए जॉब छूट होता है। जी जी तो ये थोड़े जी जी पैसे जी जो सेविंग के थे, मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये एक साथ हो जाएंगे तो फिर तो रिटर्न अच्छा आ जाएगा, तो शादी वगैरह या जी पढ़ाई वगैरह। जी जी। चलिए, ये ऊपर वाले का करम है, आप ठीक हो रहे हैं, और बस यही उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और जो नौकरी आप करना चाहते हैं और जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और हम आपके काम आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये जानकर, और जितना हो सके आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। अभिजीत, बताइए। हाँ अजय जी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप 4 डिफरेंट फंड्स में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। आपका जो 15 इयर्स का होराइजन है वो बहुत ही बढ़िया है। एटलीस्ट 10 से 15 साल का होराइजन
सभी को रखना चाहिए उसकी हम सलाह देते हैं। लार्ज कैप में आईसीआईसीआई लार्ज कैप, एसबीआई मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप, ऐसे 4 अलग फंड्स में आप 50,000 ईच के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी वेल बैलेंस्ड रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अजय, आपको जो सलाह दी है कि आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप शेयर बाज़ार को कितना समझते हैं, उसमें निवेश करने को लेकर आप कितने तैयार हैं। तो थोड़ा सा तो हम चाहते हैं कि आप भले ही हमारे शोज़ हमारे चैनल के यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, ताकि जो बारीकियां होती हैं शेयर बाज़ार में निवेश करने को लेकर वो आप समझ पाएँ। यहाँ पर आपको कुछ फंड्स रेकमेंड तो किए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा प्लानिंग सही कर लें, क्योंकि अभी आप 2 लाख रुपए डालना चाहते हैं और आपको फंड्स बता दिए गए हैं, आप इनमें पैसे शायद डाल भी देंगे, लेकिन इसके अलावा 6 साल की और 8 साल की मेरे ख्याल से आपके बच्चे हैं, कितने उम्र में आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इस तरह की कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो हमें ये पता चल पाएगा कि आप और कितना निवेश कर सकते हैं, और क्या ये 2 लाख रुपए को ही निवेश करना और बढ़ाना कि आपके लिए काफ़ी होगा। वो थोड़ा सा होमवर्क आपको अपने एंड पर करना होगा। अजय, कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमसे? मैडम, मैं एक्चुअली ये 2 लाख रुपीज तो मैं ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और एवरी मंथ मैम मैं 10,000 रुपीज 5,000 करके मैं SIP करना चाहता हूँ। ओके, 10,000 परफेक्ट, एवरी मंथ। ठीक है, ठीक है। तो अभिजीत, जो फंड्स आपने रेकमेंड किए हैं, क्या उन्हीं में ये SIP भी कर सकते हैं? किन फंड्स में SIP करने बताइएगा। हाँ जी, आप एसआईपी के लिए आप लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स पे आप फोकस कर सकते हो। तो जो 5,000 की आप एसआईपी करें तो आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड जो मैंने रेकमेंड करा है, तो उसमें आप 5,000, और एसबीआई मिड कैप उसमें 5,000 आप कंसिस्टेंटली करते रहो। और जैसे कि आपने बोला कि आपका कोई गोल नहीं है, अगर आप एक गोल भी आपके निवेश के साथ जोड़ देते हो तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आप एक कंसिस्टेंटली एसआईपी कर पाओगे। चलिए अजय जी, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि जो सलाह आपको दी जा रही है आपके काम आए। आगे बढ़ते हैं और हर्ष हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, जो कि गौतम से अपना सवाल पूछेंगे। हर्ष नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। हर्ष, जो जानकारी आपने दी है, 15 साल में 3 करोड़ आपको इकट्ठा करने हैं, 3 CR, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, टोटल SIP आपकी इन्हीं फंड्स में जा रही है। आपको 25,000 की SIP और करनी है, जिसके लिए आप चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग फंड्स में ही की जाए या किसी और फंड में करें। लमसम भी निवेश है आपका कुछ फंड्स में, 4 फंड्स हैं, निपॉन स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग, क्वांट लार्ज कैप, GM फ्लेक्सी कैप, और टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 12 लाख, जिसमें आपने SIP और लमसम का कैलकुलेशन भी हमें करके दिया है। बताइएगा हर्ष, इसके अलावा और कुछ ऐड करना है क्या? मैं गौतम के पास जा सकती हूँ? मैम, बस मुझे यही पूछना था, जो अमाउंट की मुझे रिक्वायरमेंट है, ये सब 12 इयर्स के बाद है। मेरी जो डॉटर है उसकी एज अभी 5 इयर्स है, तो मुझे अभी जो भी अमाउंट है वो मिनिमम पहली बार जब लगेगा वो 12 इयर्स के बाद लगेगा, और उसके बाद रिटायरमेंट है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं एनीवे शॉर्ट टर्म के लिए FD करता हूँ, तो मुझे इसमें एक तो लॉन्ग टर्म के लिए देखना है कि मैं कौन सा फंड्स, और एक्टिव फंड मैं सोच रहा था कि इनकेस अगर मुझे एक्टिव फंड मिले, क्योंकि लॉन्ग टर्म का हॉरिजन है, तो अगर मुझे उसी तरीके से कोई गाइडेंस मिल पाए सर से। राइट, बिल्कुल, चलिए आपकी सहायता करते हैं। और गौतम, पहले तो मैं चाहती हूँ कि हर्ष के सवाल के ज़रिए हम वो तमाम दर्शकों को ये समझाएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को अपना निवेश बढ़ाना होता है, लमसम भी निवेश करते हैं, SIP कर रहे हैं तो SIP में भी अपनी राशि बढ़ानी होती है। अच्छा, होता ये है कि ऑलरेडी पोर्टफोलियो में फंड्स बटोर कर रखे होते हैं, अब जब नया निवेश करना हो, जब SIP बढ़ानी हो, तो क्या उसी पोर्टफोलियो में अपना फंड्स में क्या वो राशि बढ़ाएं SIP की, कोई नया फंड जो है वो चुने? इसका फैसला कैसे किया जा सकता है? जी, तो 2 तरीके हैं इसका फैसला करने के लिए, 2 लेवल। एक लेवल होता है देखने के लिए कि जो कैटेगरी है, फंड की कैटेगरी, उसमें आपका कितना एलोकेशन बैठ रहा है। तो कोई-कोई पोर्टफोलियोज़ में, काफ़ी पोर्टफोलियोज़ में मैं जैसे देख रहा था पिछले 6-7 महीने से कि लार्ज कैप का कोई एक्सपोज़र ही नहीं है। लार्ज कैप का एक्सपोज़र थोड़ा फ्लेक्सी कैप के थ्रू है, मगर लार्ज कैप फंड्स में कोई एक्सपोज़र नहीं है। स्मॉल और मिड कैप में ही ज़्यादा एक्सपोज़र है, या थीमेटिक फंड में बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र है। तो वो एक लेवल का हो गया जहाँ पे हम देखते हैं कि कैटेगरी, फंड्स की कैटेगरी के हिसाब से हम एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा लेवल हो गया स्कीम सिलेक्शन, जहाँ पे एक स्कीम वर्सेस दूसरी स्कीम में कौन-सी ज़्यादा अच्छी है, उसमें
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स लगते हैं जिससे आप स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली जो रिसर्च प्रोसेस है ये काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स, काफ़ी एडवाइजर्स अपना खुद करते हैं और वो आपको मदद कर सकते हैं। वो हेल्प आप ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स या एडवाइजर्स की, और वो बता पाएँगे आपको कौन-सा फंड ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा देने की संभावना रखता है। तो ये प्रोसेस है आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंस करने के लिए। अब मैं हर्ष जी के सवाल का जवाब देता हूँ। एक तो वो जो अभी 30,000 रुपए पर मंथ की सिप कर रहे हैं और वो 25,000 से और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये इनका मूल्य 3.4 करोड़ तक हो सकता है अगले 15 साल में, अगर ये 12% का रिटर्न पोर्टफोलियो बना के दे हर साल। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 12 लाख भी मैंने इसमें कैलकुलेशन में जोड़ा है। तो इनका जो टारगेट है 12 साल में, 12 साल में अगर इनको 2.7 2.8 करोड़ के आसपास तक मुझे लगता है उतना पहुंच पहुंच जाएगा। तो वो ध्यान में रख सकते हैं। अब आए इनके पोर्टफोलियो के बारे में, जैसे यहाँ पे भी मैंने देखा कि लार्ज कैप में एलोकेशन कम है, तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो इनका क्वांट का लार्ज कैप में लमसम पड़ा हुआ है। इसमें हम बोलेंगे एक 2,000 रुपए की सिप शुरू कर दे, तो टोटल 3,000 रुपए की सिप क्वांट लार्ज कैप में शुरू करें। और एचडीएफसी लार्ज कैप नया फंड है, उसमें 16,500 रुपए की सिप शुरू करें। तो इससे इनका लार्ज कैप में एलोकेशन 19,500 रुपए हर महीना सिप के तौर पे जाएगा। अभी आई बात मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, वहां पे भी टोटल सिप इनका 9,000 का होना चाहिए। कोटक इमर्जिंग में इनका ऑलरेडी लमसम पड़ा हुआ है, उसमें सिप करने की जरूरत नहीं है। टाटा स्मॉल कैप में टोटल इनका 8,000 का सिप होना चाहिए आगे जाके, और निपॉन स्मॉल कैप में लमसम पड़ा है, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है। पराग पारेख में 10,000 का टोटल सिप होना चाहिए। जेएम फ्लेक्सी कैप में लमसम पड़ा है, उसमें नहीं कुछ करने की जरूरत। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड हम में सिप बढ़ाने की बात करें, वहां पे 8,500 रुपए का सिप होना चाहिए। तो इससे इनका 55,000 रुपीज का सिप टोटल आ जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि तो थोड़े से फंड्स एग्जिस्टिंग है और थोड़े फंड्स हमने नए ऐड किए। और राइट, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने हर्ष को सलाह दी है। हर्ष, क्या आप सब कुछ समझ पाए हैं? क्या आपको कुछ और पूछना है गौतम को? चलिए, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, पर उम्मीद करते हैं कि जब ये अपना जवाब सुने यूट्यूब पर तो इनको सलाह समझ में आए और उस पर अकॉर्डिंगली ये अमल भी करें। हम आगे बढ़ते हैं और अभिजीत के लिए सुधीर साहब का मैं सवाल लेती हूँ। सुधीर, क्या आप फ़ोन लाइन पर हैं? चलिए, फ़ोन लाइन पर फिलहाल है नहीं, लेकिन अभिजीत, इनका सवाल आपके पास होगा। तो इन्होंने जो है पोर्टफोलियो भेजा हुआ है और इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो इन्होंने भेजा है, और ऐसे में आईसीआईसीआई प्रू के अपॉर्चुनिटी फंड में अपनी एसआईपी रोके या नहीं, इनका सवाल है। ओके, और साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में एसआईपी इनको रोकनी चाहिए। मिरर एसेट के लार्ज और मिड कैप में क्या इनको रोकनी चाहिए? और उसके अलावा इन्होंने एक सूची दे रखी है जिसमें बहुत 7 फंड्स हैं, सबके नाम दिए हुए हैं। बताइएगा क्या सलाह होगी इनके लिए? इनका ओवरऑल एसआईपी अमाउंट 49,000 है, टाइम ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट टाइम ड्यूरेशन 15 ईयर्स है, टारगेट 2 CR। राइट, तो जो सुधीर जी है उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो तीनों जो उन्होंने ऑप्शंस मांगे हैं, तो वो जो फंड्स है वो सिमिलर लुकिंग फंड्स है, जैसे आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटीज वर्सेस एचडीएफ मल्टी कैप। तो मेरे हिसाब से उनको एज इट इज रखना चाहिए, कोई चेंजेस वो तीनों फंड्स में नहीं करने चाहिए, बिकॉज मोर और लेस वो जो रिटर्न्स रहेंगे वो सिमिलर ट्रेजेक्टरी के रहेंगे। तो वो एग्जिस्टिंग फंड्स में रख सकते हैं। और उनको एक सजेशन मेरी साइड से ये रहेगा कि अगर उनका जो टारगेट है 2 करोड़ 15 ईयर्स में, वो तो इजीली अचीवेबल है, लेकिन अगर वो सिर्फ उसमें 10% स्टेप अप ऐड कर पा रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट 2.5x अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर वो कंसिस्टेंटली एसआईपी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट करीब 5 करोड़ तक का कॉर्पस वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ 15 ईयर्स। चलिए, मेरे साथ सुधीर जी फ़ोन लाइन पर भी मौजूद हैं। सुधीर, आपके सवाल का जवाब दे रहे थे अभिजीत, बताइए, कुछ और पूछना है आपको? मैम, मेरे को ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था मैं सुन नहीं पाया, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो कोई बात नहीं।
तो फर्स्ट वाला जो तो क्वेश्चन उसका मैंने जवाब पूछा आपने था, जितने भी सवाल पूछे हैं उन सभी का जवाब दे दिया गया है। चैनल के यूट्यूब पे जाके आज का शो जो होगा आप देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ये जो सवाल पूछे हैं उसके अलावा क्या आपको कुछ और पूछना है? नहीं मैम, मैं एक बार उसको देखता हूँ सर ने क्या जवाब हाँ, दिया हाँ। है। तो ये ओके। कौन सा चैनल से है? ईटीवी नाउ से है, राइट मैम? बिल्कुल, ईटी नाउ स्वदेश पर आप ये देख सकते हैं, उसी के यूट्यूब पे चले जाइएगा और आपको जो है आज का शो वहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और रेनू जी क्या फ़ोन लाइन पर हैं मेरे साथ? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। बताइए मैम, आपका सवाल आपने हमें भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद भेजने के लिए। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट हैं और गौतम कालिया आपके सवाल का जवाब देंगे। बताइए। मैं एट प्रेजेंट 34,500 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हूँ, जिसमें से कि 17,500 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 12,500 कोटक emerging equity, 2,500 Mirai Tata and Mirai mid and लार्ज एंड मिड कैप। large and mid cap, जी। and 2,000 SBI small cap. जी। और मैं अप्रोक्सीमेट 6 ईयर से इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरा कॉर्पस लगभग 35 लाख हो चुका है। बहुत बढ़िया। तो ओके। मेरा क्वेश्चन है कि आने वाले 10 इयर्स में मेरा कॉर्पस कितना हो जाएगा, और ये जो फंड्स हैं क्या वो ठीक है या फिर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? ओके। रेनू जी, कोई फाइनेंशियल गोल है जो आपने लाइन अप किया हुआ है जिसके लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं? मैं चाहती हूँ कि आने वाले 10 इयर्स में वो जो मेरा ऑलरेडी हो चुका है इकट्ठा, और ये जो ऑनगोइंग SIPs हैं ये लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हो जाए। ओके। ओके, चलिए ठीक है। 1.5 करोड़ रुपए के लिए ये पोर्टफोलियो, ये इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये फंड्स कैसे हैं? गौतम। जी, तो रेनू जी, बहुत अच्छा लगा कि आपका 35 लाख का कॉर्पस बन चुका है, बहुत अच्छी बात है। अभी आप ये अगले 10 साल में यही करते रहेंगी, तो 12% के हिसाब से अगर आपको 12% हर साल मिले तो आप 1.88 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू हो जाएगा। तो आपका 1.5 करोड़ का टारगेट मीट हो जाना चाहिए। ये यही आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब बात आई एलोकेशन की, तो फंड एलोकेशन में मैं यही बोलूँगा कि आपका लार्ज कैप डेडिकेटेड एलोकेशन नहीं है, लार्ज एंड मिड है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है। तो हम आपका लार्ज कैप का डेडिकेटेड एलोकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो इसलिए जो आपका मैं बोलूँगा 4,000 रुपए महीने का आप ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी के सिप से कम कर दें, और 5,500 महीने का आप ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से कम कर दें, और ये मूल्य 9,500 जो आपने ये 2 स्कीम से कम किया है, वो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में सिप निवेश शुरू कर दें। और एक और चीज़ करिए, जो आपका कॉर्पस बन चुका है ये दोनों फंड्स में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और पराग पारिक फ्लेक्सी, इनका कॉर्पस भी आप हटा के लार्ज कैप मतलब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दें। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें और अपना सिप भी इस तरीके से रीएडजस्ट कर लें। जो रीएडजस्टमेंट करना है उसमें जो इनका मौजूदा निवेश है उसमें वो पैसे तुरंत निकाल लें, गौतम? हाँ जी, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वो निकाल के एग्जिट लोड और टैक्सेशन वो उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, मगर वो चीजें वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में री इन्वेस्ट कर दें। ओके। रेनू जी, कोई और सवाल आपको पूछना है गौतम से? आपको सलाह क्या समझ में आ गई है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। संतोष कुमार जी फोन लाइन पे मेरे साथ है। नमस्कार संतोष कुमार जी, क्या हाल चाल? नमस्कार मैम, बढ़िया हाल कहाँ से चाल बोल रहे हैं आप? बताइए। बिल्कुल ठीक। मैं भंडारा रोड से बोल रहा हूँ, नागपुर के पास। अच्छा अच्छा। नागपुर संतोष में। कुमार जी, 20 से जी। 25 साल के लिए निवेश करना है, टारगेट है 2 करोड़ का। आपने SBI मैग्नम मिड कैप 3,000 रुपये, आपने पराग पारिक का LSS फंड ले रखा है, कोटक महिंद्रा का आपने ले रखा है मल्टी कैप, टाटा का स्मॉल जी, कैप, जी। SBI का कॉन्ट्रा, तो UTI स्मॉल कैप आपको ऐड करना है। ये बताइए, ये जो फंड आपने इकट्ठा कर रखे हैं और UTI का स्मॉल कैप भी जो है, ये चुनाव आपने खुद किया है या सलाह ली है किसी से? नहीं मैम, खुद से किया हूँ। कुछ आपका शो चलते रहता है, उसमें भी देखते रहता हूँ।
एक्चुअली अच्छा। मैं चाह रहा हूँ कि यूटीआई बेस्ट रहेगा या इसका हाँ, एसबीआई मुझे यही स्मॉल कैप पूछना वाला था कि अच्छा आपने रहेगा। यूटीआई का स्मॉल कैप क्यों चुना है? जी, उसका थोड़ा सा मेरे पास पोर्टफोलियो बनाने को सोच रहा था, है ना? हम्म। इसलिए अच्छा, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि एसबीआई टाटा का का तो स्मॉल कैप स्मॉल है कैप। आपके पास। टाटा का स्मॉल जी कैप है आपके पास, एक मल्टी कैप भी है जिसमें आपके पास स्मॉल कैप का एक्सपोजर है। चलिए, अभिजीत के पास ये जी। सवाल है, उन्हीं से गाइडेंस लेते हैं। तो अभिजीत बताइए। हाँ, जैसे आपने सही कहा कि ऑलरेडी आपके पास एक टाटा का स्मॉल कैप फंड है। इन केस अगर आपके पास एक्स्ट्रा एसआईपी के लिए अमाउंट है तो आप उसमें ही एग्जिस्टिंग में ऐड कर सकते हो, टाटा स्मॉल कैप में, या फिर पराग पारिक ईएलएसएस में कर सकते हो। और आपका जो टारगेट जो है 2 करोड़ का, वो इजीली अचीवेबल है। मैं आपको भी वही सलाह दूंगा, हो सके तो एटलीस्ट 10% स्टेप अप करें। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लक्ष्य को जोड़ दे, ताकि आप मोटिवेटेड रहे और कंसिस्टेंटली एसआईपी कर सके। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो। लेकिन अभिजीत, यूटीआई का स्मॉल कैप तो मेरे ख्याल से बहुत मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है। इस पूरी कैटेगरी ने जब बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दिखाई थी, तब भी इस फंड ने जो है रिटर्न जनरेट नहीं करके दिए थे। मैं राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। हम्म सो इसके लिए मैं उनको हम्म सजेस्ट करूंगा टाटा में ही वो कंटिन्यू करें, अगर उनको स्मॉल कैप हम्म। में एक्सपोजर डालना है। बट एटलीस्ट उनका ओवरऑल उनका पोर्टफोलियो काफी वेल बैलेंस्ड है, तो मैं हम्म। उनमें कोई चेंजेस नहीं सजेस्ट करूंगा। हम्म। ही वो समय होता है जब आप फंड मैनेजर्स के सिलेक्शंस को और उनकी स्ट्रैटेजीज को भी एक तरह से परख सके। एक कैटेगरी, एक सेक्टर जो कि इतना अच्छा कर रहा है, तमाम फंड भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा फंड है जो फिसड्डी है, कमाई करके नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बात समझ में आती है कि रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है। बहरहाल संतोष कुमार जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मैं ब्रेक पे जाऊं उससे पहले एक नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करवा देते हैं, जो कि इस शो का व्हाट्सएप नंबर है। बहुत दर्शक अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं, जिनको फंड्स पे सलाह चाहिए होती है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज पे सलाह चाहिए होती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज पे सलाह चाहिए होती है। नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, झटपट अपने सवाल वहां भेज दीजिए। यूट्यूब पर लाइव इस वक्त देख रहे हैं तो बिना समय बिताए ज़्यादा अपना सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे भी डाल दीजिए। वहां से भी सवाल हम ढूंढते हैं और शो में शामिल करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी दर्शकों से बातचीत होगी उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर। हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिजीत चौकसी और गौतम कालिया। और दर्शकों का भी जुड़ना लगा हुआ है लगातार। मोहन कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप मोहन कुमार जी? नमस्कार सर। मोहन नमस्कार कुमार जी, मैम। आपका सवाल मेरे पास है जी। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और आपका सवाल जो आपने भेजा है, क्या इसमें आपको कुछ और ऐड करना है? नहीं, ऐड नहीं करना मैम, वही ओके। 5,000 पर मंथ में थोड़ा एक्स्ट्रा करना था, हाँ। जिससे किसी स्कीम में किया जाए। हम्म। और इसी शो में देखकर मैं काफी अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट किया हूँ। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हैं। स्मॉल कैप फंड है आपके पास निपॉन का, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, SBI कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल लार्जन मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है SBI कॉन्ट्रा में और SBI फोकस्ड इक्विटी में, और निवेश करना चाहते हैं 5,000 रुपीज़ का। और भी पोर्टफोलियो ओवरलैप है या नहीं आपका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और किस तर्ज पे आपका पोर्टफोलियो जो है ग्रोथ ओरिएंटेड है या वैल्यू ओरिएंटेड है, वो भी बताएंगे आपको। चलिए, इंटरेस्टिंग सवाल, और सवालों से पता चलता है कि आप शायद शेयर बाज़ार को समझते भी हैं, ट्रैक भी करते हैं। गौतम, आपके पास है शायद इनका सवाल। जी, तो मोहन जी देखिए, आपकी जो सिप है 18,000 की, जो आप 23,000 करना चाहते हैं अभी 1 करोड़ बनाने के लिए अगले 15 साल में, वही अगर मैं कैलकुलेट करूं 12% पर एनम पे, और आपका 2,70,000 का कॉर्पस जोड़ दूं, तो आपका 1,30,00,000 तक बन सकता है, इसी रफ्तार से अगर ग्रो होते रहे और आप अपना सिप जारी रखिए। बस एक दो चीजें आपको अपने पोर्टफोलियो में करनी है। एक जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि एक नई सिप जो आप शुरू कर रहे हैं वो HDFC टॉप 100 में करिए। अगेन लार्ज कैप का एलोकेशन मुझे कम लग रहा है। ओवरलैप की जो बात की है आपने, उसमें दो क्वेश्चन है। एक तो SBI कॉन्ट्रा और कोटक मल्टी कैप जो है वो ब्लेंड स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं,
दूसरे स्कीम जो है वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रैटेजी में उनका डाइवर्सिफिकेशन है आपके पोर्टफोलियो में। और लगी बात रही लार्ज, आपके जो लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड और फ्लेक्सी कैप है, उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स में ओवरलैप हो सकता है, मगर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्लेक्सी कैप जो है वो अपना एलोकेशन चेंज करते हैं मार्केट सिनेरियो से, तो वो ओवरलैप बीच-बीच में चेंज हो सकता है। अब स्कीम वाइज़ अगर मैं देखूँ, स्कीम वाइज़ में ज़्यादा तो कुछ है नहीं आपको चेंज करने के लिए, बस जैसे मैंने बोला एचडीएफसी लार्ज कैप में आप सिर्फ टोटल अपनी कर दीजिए 6000 की, और कोटक मल्टी कैप में आपका जो चल रहा है उसमें आप कर दीजिए 2000 की 4000 से, और वो ₹1000 आप शिफ्ट कर दीजिए एचडीएफसी टॉप 100 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ₹1000 से बढ़ा दीजिए, और एचडीएफसी लार्ज कैप में ये कोटक का 1000 और फ्रेश 5000, वो दोनों डाल के 6000 का सिप शुरू कर दीजिए। बस यही कहूँगा। ऑलराइट, मोहन कुमार जी, सलाह समझ में आ गई आपको? जो बदलाव बोले हैं उन पर आप काम कीजिएगा। और कोई सवाल पूछना है? थैंक यू मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। विजय कुमार जी का मैं सवाल लूंगी। नमस्कार विजय जी, कैसे हैं आप? विजय कुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? चलिए, शायद उनको आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अभिजीत सवाल हमारे पास है इनका। ये अभी भी रिटायर हुए हैं और 6 से 10 हज़ार की एसआईपी फ़िलहाल करना चाहते हैं। महंगाई को मात देने वाला रिटर्न इनको चाहिए। इनसे बातचीत हो जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी अहम पहलू है इनके सवाल में। रिटायरमेंट के बाद ये निवेश करना चाहते हैं, तो बहुत सारी क्लैरिटी जिसकी ज़रूरत हमें होगी, बट बात नहीं हो पा रही है। फ़िलहाल जो पूछा है उसके लिहाज से आप क्या सलाह देंगे? ऑल्सो क्योंकि रिटायर हो चुके हैं अभिजीत, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, और हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि ये कितना रिस्क ले पाएंगे रिटायरमेंट के बाद। बताइए। आप म्यूट पर हैं शायद अभिजीत। विजय कुमार जी को मैं ये सलाह दूंगा कि वो अपना जो 6 से 10 हज़ार की उनका निवेश का कॉर्पस है वो 3 फंड्स में करे। मैं उनको ज्यादा लार्ज कैप फंड्स में एलोकेशन को ज्यादा करने की सलाह दूंगा। तो लेट्स से आईसीआईसीआई का लार्ज कैप फंड्स में वो करीब सपोज 10,000 कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3000 जितना वो उसमें कर सकते हैं आईसीआईसीआई लार्ज कैप में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में वो करीब और 3000 कर सकते हैं, और एक एचडीएफसी मिड कैप में वो बाकी की राशि कर सकते हैं। तो ओवरऑल उनका जो बैलेंस रहेगा पोर्टफोलियो का वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा रहेगा। तो मेरी सलाह उनको ये रहेगी। हालांकि उनके लक्ष्य के बारे में अगर हमें ज्यादा जानकारी होती तो उनका और बेहतर और डेप्थ में हम जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जितना सवाल उन्होंने हमें भेजा है उसके मुताबिक सलाह ये दी जा रही है। विजय कुमार जी, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी के साथ सवाल अगर पूछना है तो आप वापस से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और ऐसे में इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच जो है आपको कितनी रखनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कितना जोखिम ले पाएंगे। और क्लैरिटी चाहिए हो जवाब पे तो अपना सवाल आप हमें और क्लैरिटी के साथ भेजिएगा। इसी के साथ गौतम आपका और अभिजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। और जाते जाते आप सभी दर्शकों को छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही सोशल मीडिया पे अगर लाइव देख रहे हैं, खासतौर से यूट्यूब पर, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।